सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी कक्षा में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कृतिका भाग 1 से एक नया पाठ, और इस पाठ को आपको पढ़ करके बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप समझ गए होंगे कि कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जिसको मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। तो प्रस्तुत एकांकी जो है जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा हुआ है। तो ये जो पाठ है इसमें बहुत सारा सीख दिया हुआ है। हमारे खास करके जो रूढ़िवादी जो परिवार है, जो समाज है, उस समाज पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है, जो कि पुराने सोच को, जो घिसे पीटे जो सोच हैं, उसको जो लोग मानने वाले जो लोग हैं उन पर व्यंग किया गया है। और साथ में कहीं कहीं पर हंसी का पुट भी देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत अंश जो है संवाद शैली में है, एकांकी है। तो इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। आप सभी अपना पाठ्य पुस्तक, पेन और कापी निकाल लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। रीढ़ की हड्डी। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। तो एक ऐसा कमरा जो मामूली तरह से सजा हुआ है। कहने का आशय ये है कि कोई धनाढ्य धनी परिवार नहीं है। और जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वो कौन से उम्र के हैं? अधेड़ उम्र के हैं। अर्थात जो है उनका उम्र आधा उम्र हो चुका है। आगे देखते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए और पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। एक तख्त को वे पकड़े हुए हैं। कौन? महाशय जिनका उम्र अधेड़ है ना। वो एक तख्त के किनारे को पकड़े हुए ऐसे पीछे की ओर चलते हुए जो है कमरे से आ रहे हैं। और तख्त का जो दूसरा सिरा है, दूसरा भाग है, उसको उनके नौकर ने पकड़ रखा है। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। ठीक है। और जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वो अधेड़ उम्र के अर्थात बुजुर्ग मालूम हो रहे हैं। और तख्त का जो दूसरा सिरा है वो उनके नौकर ने पकड़ करके रखी है। आइए देखते हैं आज का गद्यांश। बाबू अबे धीरे धीरे चल से लेकर के दोनों तरफ देखने लगते हैं। यहाँ तक का जो भाग है पहले गद्यांश में हम पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बाबू बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर क्या कहता है? बिछा दूं साहब? बाबू बोलते हैं जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? पूछते हैं बाबू साहब। अर्थात जो नौकर के मालिक हैं वो नौकर से पूछते हैं, ठीक है, कि परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तुम देर से पहुँचे, अर्थात तुम्हारे लेट आने का कारण क्या है? तुम लेट क्यों आए, विलम्ब क्यों आए? ठीक है, तुम विलम्ब क्यों किए? विलम्ब होने का कारण क्या है? कि परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी जो तुम विलम्ब से आए। तो आगे देखते हैं नौकर क्या करता है? तख्त बिछाता है और हंसता है, ही 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 ही। अब बाबू क्या बोलते हैं देखते हैं। हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, और इसको बिछाने के लिए चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से जो दरी आई है ना, वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं और एक झाड़न से गुलदस्ते साफ करते हैं। कुर्सियों पर वहीं 2-4 हाथ लगा देते हैं। 2-4 हाथ लगाना अर्थात थोड़ा सा कुर्सियों की साफ सफाई भी वे कर देते हैं।
और गुंदमी रंग, छोटा कद चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे तो ये अभी जो मैं बताया, ठीक है, गंदुमी रंग, छोटा कद चेहरे से आवाज़ होता है कि किसी काम में व्यस्त हैं। ये किनकी बात हो रही है? उस घर की मालकिन की बात हो रही है, अर्थात प्रेमा। अब देखते हैं क्या हुआ। उनके पीछे पीछे भीगी की तरह बिल्ली, भीगी बिल्ली की तरह, ठीक है, कहावत है भीगी बिल्ली की तरह। तो उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह जो बाबू साहब हैं, उनका जो नौकर है वो उनके पीछे पीछे चला आ रहा है। अब क्या हुआ? बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ी? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में राम स्वरूप धोती, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है, यही तो कह रहा था रतन। रतन क्या? देखिए, अब क्या लाने के लिए कहा है बाबू राम स्वरूप ने कि जो बहू जी के यहाँ से जो चद्दर आया हुआ है उसे मांग लाओ। लेकिन अब नौकर ने क्या कहा मालकिन से जा कर के? धोती लाने के लिए। तो इसी बात का जवाब देते हुए बाबू राम स्वरूप कहते हैं कि तुमसे धोती मांगी किसने है? प्रेमा कहती है, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप कहते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? अर्थात तुमने अपने कानों में कुछ लगा रखा है क्या? सुनते कम हो। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। किसके यहाँ से? धोबी के यहाँ से। मैंने आपको क्या करने के लिए बोला था कि धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे जा कर के मांग लाओ। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। ठीक है, ये बाबू राम स्वरूप का कहना है। किसको? नौकर को। ठीक है, कि तुम्हारे लिए दूसरा दिमाग मैं कहाँ से लाऊं? गधे हो, गधा कहीं का। अब आगे देखते हैं प्रेमा। प्रेमा क्या कहती है? अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। क्या कहती है प्रेमा? अर्थात घर की मालकिन नौकर को कि लकड़ी के बक्स के ऊपर कुछ चद्दर रखे हुए हैं, उसको जा करके उठा लाओ। रतन कहता है, और दरी? प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हैं और बीबी जी के कमरे में हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। रतन क्या करता है? वहाँ से चला जाता है और पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। ठीक है, अर्थात जो वहाँ पर तख्त था ना, उस पर दोनों पति पत्नी अर्थात बाबू और जो प्रेमा है, दोनों पति पत्नी वहाँ पर तख्त को बिछाते हैं। अब प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए पड़ना अर्थात क्रोधित होना या किसी बात से रुष्ट होना। प्रेमा क्या कहती है? तुम्हारी लड़की तो मुंह फुलाए पड़ी है, अर्थात तुम्हारी लड़की तो रुष्ट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक बस यही, आज के कक्षा में बस यहीं तक। आने वाले कक्षा में मैं इसका अगला भाग लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छा पाठ है, रीढ़ की हड्डी। आप इसको घर में ज़रूर पढ़िए और इस अंश के साथ मैं आपको एक गृह कार्य भी दे रहा हूँ। उस गृह कार्य को आप निश्चित रूप से पूरा करके लाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी सम्मिलित हुए, आज के कक्षा में सम्मिलित हुए, वीडियो को देखे, आप सभी को धन्यवाद।